नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये सिविक्स पार्ट के अंतर्गत ये आएगा। चैप्टर नंबर 5, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बोला गया है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब गवर्नमेंट फंक्शनिंग में ये हेल्प करती है, और इसमें सबसे मेन रोल किनका है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों इंस्टीट्यूशन, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में भी हमने यही डिस्कस किया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। ये तीनों इंस्टीट्यूशन हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को एक नई ताकत देती हैं। इनके बिना गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव के हम पार्ट पढ़े तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जिसको हम नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसे हम लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जुडिशरी में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। तो इस चैप्टर में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारा जो टॉपिक बाउंड रहेगा वो तीनों जो इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनसे रिलेट है, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेटिव से। लेजिस्लेटिव, हिंदी में इसको बोलते हैं विधान पालिका। विधान पालिका काम क्या है? इसका काम है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। काम क्या है? लॉ मेकिंग। हमारा देश किससे चलता है? रूल एंड रेगुलेशन से चलता है। वो रूल एंड रेगुलेशन कहां पर बनते हैं? लेजिस्लेटिव में, ठीक है। कहां पर बनते हैं? लेजिस्लेटिव में, लॉ मेकिंग। अब इसको अगर कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो कंट्री वाइज पूरे देश के लिए रूल एंड रेगुलेशन कहां पर बनते हैं? पार्लियामेंट में, संसद। एक स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए रूल एंड रेगुलेशन कहां बनते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कहां पर बनते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम एक तरीके से विधानसभा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा, ठीक है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ
पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मैंने आपको बता दिया है क्या काम है, पूरे देश के लिए रूल रेगुलेशन बनाना, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम हमें नए नए रूल रेगुलेशन चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। जो काम है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पार्लियामेंट के अगर मैं पार्ट की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। हम इन दोनों का डिफरेंस भी जानेंगे, इससे पीछे वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में इनका एनालाइज करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने बात की थी कि किसमें कितनी कितनी सीटें हैं, किसमें कितनी कितनी सीटें हैं, गवर्नमेंट कहाँ से बनती है, लोकसभा से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। लोकसभा राज्यसभा ऐसे ही देखो, इसके अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम बात करें तो स्टेट में भी एक होता है एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है एसएलसी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ज्यादातर स्टेट में क्या है, एसएलए। ओनली 6 स्टेट्स हमारे कंट्री में ऐसे हैं जहां पर एसएलए भी है और एसएलसी भी है। और वहां पर क्यों है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इसमें मैंने आपको बताया था लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट, और राज्यसभा का इनडायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, फिर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे। लोकसभा, इसको याद रखने के एल से ये स्टार्ट होता है, तो ये लोअर हाउस है। क्या है, लोअर हाउस। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो वो कौन सा हाउस होगा, अपर हाउस, अपर हाउस। एक मैंने पॉइंट बता दिया, इसका इलेक्शन डायरेक्ट और इसका इनडायरेक्ट। अगेन मैं आपको यह बता रहा हूं कि डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जब आप डायरेक्टली वोट डालो। जो लोग 18 साल से ऊपर हैं और उनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, वो डायरेक्टली वोट डाले, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जब आप डायरेक्टली वोट नहीं डालते, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपके बिहाफ पे वो वोट डालते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ऐसा अगर मेनली मैं बात करूं तो वो राज्यसभा के इलेक्शन में और एक दूसरा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। अब पार्लियामेंट के मैंने आपको 2 पार्ट वहां पर डिस्कस किए थे, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पार्ट इन पार्लियामेंट, तो देयर आर 3 पार्ट्स इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, एक चीज नोट करने वाली यहां पर यह है, अभी जो प्रेसिडेंट है हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा किसी का पार्ट नहीं होता, ठीक है। फिर भी हम इसको पार्लियामेंट का पार्ट बोलते हैं।
ठीक है, फिर भी हम इसको पार्लियामेंट का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की बात करें तो फर्स्ट पर्सन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन है, मेमोरेंडम है, वो सभी पर किसके साइन होते हैं? प्रेसिडेंट के। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, नॉमिनल हेड। मैंने क्या बोला है? नॉमिनल हेड। नॉमिनल इसलिए बोला है क्योंकि ये नाम मात्र के हेड हैं। हमारे इधर चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वो है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मैं अगर अमेरिका की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन हमारे इधर क्या है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर भी फर्स्ट पर्सन है ये, सभी प्रेसिडेंट के नाम पर साइन प्रेसिडेंट करता है सभी ऑर्डर पर। लेकिन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, उनके कहने पर काम करता है। जो वो एडवाइस करेंगे वो प्रेसिडेंट को फॉलो करनी पड़ेंगी, इसलिए इनको क्या बोला गया है? नॉमिनल हेड। ठीक है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 52 to 61 प्रेसिडेंट का जिक्र है, 52 to 61, जिसमें ये इमरजेंसी पावर इंपोज कर सकता है। ठीक है, स्टेट में भी इमरजेंसी पावर, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर हम एज की बात करें तो एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? 35 ईयर प्लस, 35 ईयर्स, 35 साल। उसके पास कोई भी सरकारी पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो, हम बात करें लोकसभा की तो लोअर हाउस है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। गवर्नमेंट कहां पर बनती है? लोकसभा में, क्योंकि जो इलेक्शन डायरेक्ट किसके होते हैं? लोकसभा के। तो गवर्नमेंट भी कहां पर? लोकसभा में। राज्यसभा में क्या है? इसको हम बोलते हैं सभा ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं? सभा ऑफ स्टेट्स। राज्यों से रिलेटेड मैटर, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सभा ऑफ स्टेट्स भी इसको बोलते हैं। कोई नई ऑल इंडिया सर्विस, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस अगर जनरेट करनी है तो उसकी पावर किसको है? राज्यसभा को। अगर मनी से रिलेटेड मैटर है तो वो पावर किसके पास है? जैसे हम उसको बोल देंगे मनी बिल, तो वो पावर किसके पास है? लोकसभा, क्योंकि गवर्नमेंट किस में है? लोकसभा में। अब पैसे का खर्च कितना करना, कहां से आया, कहां, ये गवर्नमेंट ध्यान रखेगी ना, तो इसलिए मनी बिल से रिलेटेड पावर किसके पास है? लोकसभा। अब जैसे ऑल इंडिया सर्विस की मैं बात करूं, जो राज्यसभा में मैंने डिस्कस किया था, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो ये तो अभी प्रीवेल में है। अगर इनके अलावा कोई नई, और भी बहुत सारी ऑल इंडिया सर्विस हैं, सिर्फ ये 3 नहीं है, तो इनके अलावा जितनी भी मौजूद हैं, उनके अलावा कोई नई ऑल इंडिया सर्विस जनरेट करनी है तो उसकी पावर किसको पास है? राज्यसभा के पास है। अगर बात करें हम एज की, तो लोकसभा MP बनने के लिए 25 ईयर्स
और राज्यसभा एमपी बनने के लिए 35 ईयर्स, ओ सॉरी 30 ईयर्स, 35 फॉर प्रेसिडेंट, 30 ईयर्स। इनका टाइम पीरियड 5 ईयर और इनका 6 ईयर्स। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकसभा राज्यसभा। और प्रेसिडेंट का हमने डिस्कशन किया है क्योंकि प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट क्यों है? अब मान ले पार्लियामेंट का सेशन आपने ऑर्गेनाइज करना है तो वो सेशन कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। सेशन की स्टार्टिंग में गवर्नमेंट भी हमारे देश में क्या क्या काम करने वाली है उसके बारे में कौन बताएगा? प्रेसिडेंट। कम से कम साल में 2 बार पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। ये सब कौन मैनेज करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये है बेस लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन हमने इसका किया है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जिसको हिंदी में बोलेंगे हम कार्यपालिका। अब भी जो लॉ मेकिंग हुआ है भाई, लेजिस्लेटिव ने जो लॉ मेकिंग का काम किया है उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? कार्यपालिका। कौन करेगा? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव में हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी शामिल करते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को भी हम शामिल करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तो पॉलिटिकल में कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अगर मैं बात करूं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की तो इसमें आएंगे ऑफिसर्स जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब, और ग्रुप ए बी सी डी जो अधिकारी हैं जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, वो सब इसमें आएंगे। हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं होते, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन होंगे ये हार भी सकते हैं तो इनकी जगह कोई दूसरा आएगा। नेक्स्ट इलेक्शन होंगे ये दोबारा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला गया। इनका टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है। गवर्नमेंट 5 साल से पहले भी गिर सकती है। भाई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ मान लो 2021 में, 2023 में अगर गवर्नमेंट गिर जाए, सरकार गिर जाए, तो ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं इनको भी अपने पोस्ट से जाना पड़ेगा। ठीक है, इनको भी अपनी पोस्ट से जाना पड़ेगा, लेकिन इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला है। इनको
परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसलिए बोला गया है कि ये है गवर्नमेंट सर्वेंट, इनकी जो वर्किंग होती है अप टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तक ये काम करते हैं। अब रिटायरमेंट एज है वो पोस्ट वाइज 58, 60, 62, 65 ये सब हो सकती है, ठीक है। वो रिटायरमेंट एज अलग अलग है। भाई किसी की भी सरकार बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने या किसी और पार्टी की, किसी और अलायंस की गवर्नमेंट बने, तो ये अपने पोस्ट पे बने रहेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसलिए क्या बोला जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव इनको बोला जाता है। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है। भी 5 साल बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद ये शायद जीते या हारे वो उन पर डिपेंड करेगा, जनता पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। भाई कोई मैटर है किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, अब जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऑफिसर है, अगर मैं बात करूं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, वित्त मंत्रालय, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करूं तो इनका काम क्या है, मैनेज फाइनेंस, वित्त संबंधित पैसे से रिलेटेड जो भी मैटर है। अब उसमें एक हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अभी की बात मैं करूं, अभी की बात करूं तो मैं कौन है, निर्मला सीतारमण। अभी की बात करूं तो कौन है, निर्मला सीतारमण। तो जो निर्मला सीतारमण है वो क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्यों, वो परमानेंट नहीं है। अभी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे भाई, 2024 में इलेक्शन होंगे अब, तो उसमें अगर बीजेपी की सरकार गिर जाए, हार जाए वो, तो फिर उनकी जगह कोई और आएगा, ठीक है। इसलिए उनको क्या बोला गया, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अगर मैं बात करूं अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऑफिसर भी हैं। अगर रियल नॉलेज की बात करें, डाटा सभी को मतलब प्रॉपर नॉलेज की बात करें, तो वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास नहीं, ऑफिसर के पास होती है। वो सिविल सर्वेंट हैं, वो एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करके नॉलेज के साथ उधर आए हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज है उस मैटर की, सारा डाटा उनको पता होता है। जो पॉलिसी फॉर्मेशन का भी काम होता है उसमें भी हेल्प कौन करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसलिए हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है किनको, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, ठीक है। नेता लोग जो हैं वो सिर्फ पॉलिसी बनाते हैं, वो जो प्रोजेक्ट है उसको लीड करते हैं, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो कौन करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, डाटा के बेस पे पॉलिसी बनाते हैं, रियल नॉलेज उनके पास है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, नॉन परमानेंट एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात की है,
हम इससे पहले एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे छोटा सा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में। कौन है प्रेसिडेंट? रामनाथ कोविंद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, भाई एज कितनी होनी चाहिए? 35 इयर्स, और इसमें भी 25 इयर्स। क्यों? अब यहां पर मैंने बोला है 25 ईयर। भाई प्राइम मिनिस्टर वो बन सकता है जो लोकसभा का एमपी हो, लोकसभा एमपी हो या राज्यसभा एमपी हो। तो एमपीएलएस शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, एमपीएलएस और एमपीआरएस। एमपीएलएस, एमपीआरएस। अब इसकी लोकसभा में एज 25, राज्यसभा में 30 इयर्स। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? जो लोकसभा का एमपी हो जाए, ठीक है। अगर बात करें हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट। अगर मैं बात करूं हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इनको हम नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड। और इनको हम रियल हेड भी बोलते हैं। अब इनको नॉमिनल हेड क्यों बोला गया और इनको रियल हेड क्यों बोला गया, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो नॉमिनल इसलिए बोला गया, अब ये है हेड ऑफ द कंट्री। सारे काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है वो किसके नाम से? प्रेसिडेंट के नाम से। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से काम करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से काम करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? नॉमिनल हेड। अब प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है जो प्रेसिडेंट को भी मानने पड़ते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? रियल हेड। ये स्ट्रक्चर हमारे देश का है, ऐसा नहीं है कि सभी देशों में ऐसा स्ट्रक्चर है। कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पर प्रेसिडेंट क्या है? रियल हेड है। प्रेसिडेंट क्या है? रियल। कहां पर? अगर मैं बात करूं अमेरिका, अगर मैं बात करूं फ्रांस, और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर प्रेसिडेंट क्या है? रियल हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन हमारे इधर क्या है? नॉमिनल हेड। क्यों नॉमिनल हेड है? क्योंकि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करना पड़ता है। क्लियर है? प्रेसिडेंट की एडवाइस से ही और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करना पड़ता है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। अकेला प्राइम मिनिस्टर भी नहीं ले सकता। प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। कैबिनेट को चूज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट।
हमारे देश में जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं वो किसके द्वारा लिया जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। भी पहले हम बताते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है और फिर कैबिनेट में कौन कौन कैसे शामिल होता है, ये हम अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट पार्लियामेंट के किस पार्ट से बनती है? लोकसभा। लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उसमें टोटल सीटें कितनी हैं? 545। अब इसका 545 का 50%, 545 का 50% और प्लस 1 यानी कि 272 प्लस 1 सीट हमें चाहिए एक पार्टी को या किसी कोएलिशन को। इसमें कोई सिंगल पार्टी भी हो सकती है और कोएलिशन भी हो सकता है। अब कोएलिशन क्या होता है? अब मान ले जैसे हमारे इधर 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और आईएनसी। मेनली ज्यादातर जब सिंगल पार्टी यानी कि जैसे बीजेपी की 273 से ज्यादा सीट आ जाए या कांग्रेस की 273 से ज्यादा सीट आ जाए तो सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है। जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाएं उसको बोलते हैं हम कोएलिशन गवर्नमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का कोएलिशन है एनडीए। एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दूसरा कांग्रेस प्लस उसकी सहयोगी पार्टियों का कोएलिशन है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसका फॉर्मेशन हुआ 2004 में और एनडीए का फॉर्मेशन हुआ 1998 में। 1998 में। तो जब एक सिंगल पार्टी की या किसी 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों की कोएलिशन जब इतनी सीटें जीत जाए तो उस पार्टी या कोएलिशन की सरकार बनेगी। अब मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भी जैसे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की टोटल सीट आई 350 अप्रोक्स इन 2019 इलेक्शन। 2019 के इलेक्शन में 350। अब 350 कौन है? ये एमपी हैं। कौन से? एलएस लोकसभा के। ये अपने में से एक लीडर को चूज करेंगे। इन्होंने चूज कर लिया नरेंद्र मोदी को। इन्होंने किसको चूज कर लिया? नरेंद्र मोदी को अपना लीडर चूज कर लिया। उसके बाद आप देखो नरेंद्र मोदी जाएगा प्रेसिडेंट के पास और सरकार बनाने का दावा पेश करेगा कि भी बोलेगा कि भी मेरे पास 50% प्लस 1 की मैच्योरिटी है। प्रेसिडेंट फिर क्या करेगा? प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को एज ए पीएम अपॉइंट करेगा। एज ए पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? नरेंद्र मोदी। अब एक यहां पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो देखिए। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का एमपी हो या राज्यसभा का एमपी हो। अब जैसे नरेंद्र मोदी वो लोकसभा के एमपी हैं तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है।
अब हम बात करते हैं कैबिनेट की। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो लगता है कि भी ये कैंडिडेट, भाई अकेला प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को नहीं संभाल सकता, उसके लिए वो मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को चूज करता है। तो उसमें आप देखो कैबिनेट मेंबर को कौन चूज करता है? कैबिनेट मेंबर को चूजन बाई प्राइम मिनिस्टर चूज करता है। वो इनको भाई ये कैंडिडेट, जैसे मान ले मैं बता भाई एग्जांपल ले A B C D E, अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये होम मिनिस्टर बनेगा, ये एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, ये रेल मिनिस्टर बनेगा, ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर। ये इनके पोर्टफोलियो जो इनका पोस्ट दिया है, इस पोस्ट से हटा भी सकता है, पोर्टफोलियो को चेंज भी कर सकता है। चेंज कैसे? जैसे कोई पहले फाइनेंस मिनिस्टर है उसको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बना दिया, जो फूड प्रोसेसिंग है उसको फाइनेंस मिनिस्टर, ये चेंज भी कर सकता है। ठीक है। जितने भी, हाँ, इनको शपथ कौन दिलाएगा? फिर शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। चूज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। चूज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट को हम इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे देश में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट लेती है, अकेला प्राइम मिनिस्टर भी नहीं। अगर बाय चांस ये लगा लो, अभी जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज की थी 1975 में, उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया और उसमें ये बोला अभी प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ खुद वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता, उसको भी किसका अप्रूवल चाहिए? कैबिनेट का। किसका चाहिए? कैबिनेट का अप्रूवल। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल। जितने सीटें हैं, अब जैसे हमारा 543 सीटें हैं प्लस 2 जो ये लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं जहां से गवर्नमेंट है, तो टोटल 545। जितनी भी सीटें हैं उनका 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 15% मंत्री परिषद हम बना सकते हैं। कितना? 15%। अब इसका 15% तकरीबन हो जाता है 82। तो हमारे देश में कितने मेंबर बन सके? 81 या 82? कितने मिनिस्टर बन सकते हैं? 81 या 82। कंडीशन क्या है? 15%। कंडीशन क्या है? 15%। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन मिनिस्टर चूज कौन करता है? चूज करता है पीएम। शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ये हमने देख लिया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट और इनर रिंग जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर।
जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिन मिनिस्टर के पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंस है, हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बैकबोन है, वो मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्ट्री में हम शामिल करते हैं। फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। भाई एक कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं जैसे होम मिनिस्टर की मैं बात करूं, करंट में होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, अमित शाह। अब होम मिनिस्टर का काम क्या होता है? देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का, पूरा सिक्योर होना चाहिए हमारा देश। सेकंड आफ्टर PM कौन? होम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री आती है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि सिक्योरिटी ही सबसे मेजर कंसर्न है। अब अकेला अमित शाह जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर है, अकेला अमित शाह पूरे स्ट्रक्चर को नहीं संभाल सकता, पूरा देश हमारा बहुत बड़ा है, उसको हेल्प करने के लिए 1 या 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं MOS, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री में वो हेल्प करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। क्लियर? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, टोटल कितने हैं सभी को मिला के, कैबिनेट को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, और थर्ड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, IC, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, जैसे स्पोर्ट्स, पेट्रोलियम, ये सब जो अभी मेजर कंसर्न का मैटर है, तो उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, भाई उसका पूरा कंट्रोल किस मिनिस्टर का है? इसका MOS, इंडिपेंडेंट चार्ज, आजाद है वो इसमें मेजर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। मेजर डिसीजन लिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट मीटिंग में, उसको कैबिनेट मीटिंग बोलते हैं, कैबिनेट मीटिंग। अगर मान ले भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई मैटर डिस्कशन करना है, तो फिर इसमें इसको बुला लिया जाएगा कैबिनेट मीटिंग में। अगर यहाँ पर भी कोई भाई होम मिनिस्टर से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई मैटर डिस्कस होगा, तो इसमें इस मीटिंग में इनको बुला लिया जाएगा। तो ये है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में भी अगेन यही कंडीशन है 15% की। अब एक चीज देखो, अब मान ले कहीं पर लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 60, अगर इसका 15% कैलकुलेट करने लग जाए तो ये तो काफी कम होगा। अगर हम कैलकुलेट करें तो 15/100 तो टोटल 9, ऐसे तो नहीं होगा, 9 लोगों से तो काम नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में जो स्मॉलर स्टेट हैं उनके लिए कंडीशन है, अगर भी वो टोटल कितने मेंबर बना सकते हैं, टोटल 12 मेंबर वहां पर एज ए मिनिस्टर, एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल हो सकते हैं, एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? चलो, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, हमारा जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है चैप्टर। उसके बाद हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशरी के बारे में, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे इलेक्शन कमीशन हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया होगा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो एक थर्ड जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है दैट इज जुडिशरी।
जुडिशरी न्यायपालिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें हम शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी डिवाइड कर देते हैं, सेशन जिसमें क्रिमिनल केस आते हैं, और सिविल जिसमें बिजली चोरी, प्रॉपर्टी विवाद, इस तरीके जो कॉमन मैटर होते हैं तो वो सिविल कोर्ट में, और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है वो सेशन कोर्ट में। अगर आपका मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो आप स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकते हो, वहां पर भी सॉल्व नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ सिचुएटेड है? नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल जज इन सुप्रीम कोर्ट, टोटल जज इन सुप्रीम कोर्ट वो कितने हैं? हाल में 35। अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है जस्टिस रमन्ना। जस्टिस रमन्ना वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ज्यादातर अपॉइंटमेंट हमारे देश में कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्यों? हेड ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह उनको भी कौन चूज करता है? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कॉलेजियम सिस्टम वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखो इसमें भी होता है एक सिंगल बेंच, एक मल्टी बेंच। सिंगल बेंच जिसमें सिंगल जज हो, मल्टी बेंच जिसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 जो विषम संख्या में जज हो। विषम में क्यों रखा जाता है? मान लो 2 जज हैं, एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है, डिसीजन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए विषम संख्या में रखा जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अभी इस पर किसी का दखल नहीं होना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करेगी। अगर इस पर दखल होगा तो डिसीजन जो है वो प्रभावित हो जाएंगे, क्रिमिनल, करप्शन ये सब बढ़ जाएगा। तो देश के सक्सेसफुल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका। अभी इससे पहले हमने 2 इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। उनकी वर्किंग को भी चेक कौन करता है? जुडिशरी। भी लॉ मेकिंग हुई है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हुई या नहीं, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हुई या नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो एग्जीक्यूटिव उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो प्रॉपरली हुआ या नहीं, ये सब भी कौन चेक करता है? जुडिशरी। These are the institution of government। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन से पहले हम एक छोटा सा पार्ट ये डिस्कस करते हैं भाई ओबीसी जो कमीशन के लिए नाइनटीन 77 में भारत में फर्स्ट टाइम जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। 79 में इन्होंने एक मंडल कमीशन का फॉर्मेशन किया, जिसका काम था जो एससी और एसटी के अलावा और भी बहुत सारे हमारे देश में बैकवर्ड क्लास थी उनको आइडेंटिफाई करना, उनके लिए रिजर्वेशन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। इसने रिपोर्ट दी अपनी 1980 में, जिसमें रिकमेंड किया 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। 1989 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की जनता दल की गवर्नमेंट बनी, वीपी सिंह की, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बने
1990 में इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। अभी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, यानी कि 27 रिजर्वेशन % ओबीसी रिजर्वेशन, इसको लागू कर दिया जाए, इसको लागू अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। जो SC ST के अलावा भी बैकवर्ड क्लास थी, माइनॉरिटी में थी, उसमें इनको शामिल किया जाएगा। इस पर कोर्ट में केस भी चला, कोर्ट ने भी माना 27% रिजर्वेशन। अगर मैं बात करूं अपने देश में रिजर्वेशन स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो कितना है देखो, 27% फॉर ओबीसी, 15% फॉर SC, 7.5% फॉर ST and 10% for EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, टोटल 59.5%। ये हमारे देश का रिजर्वेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट ये लॉजिकल क्वेश्चन है, हमने इतना पढ़ लिया है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है, नीड फॉर पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशन। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों चाहिए हमें? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। For making policy under our कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पॉलिसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है उनको फॉलो करते हुए। फॉर इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट द प्लान प्रॉपरली। भी जो पॉलिसी बनी उसको एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा ना। थर्ड, टू चेक द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके बेस पे इसमें ये बेसिक 3 पॉइंट है, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा भी आप पॉइंट सर्च कीजिए, पढ़िए, एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए। हमारा जो चैप्टर आपने अभी तक समझा है उसके बेस पे जो अदर पॉइंट बनते हैं उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये हमारा चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।